Hello friends, welcome back to Ravanchalam Mining Mirror, and today we are going to discuss again the mineral processing or mineral dressing, but this time we are going to cover part 2.3, that is the third part of the comminution, that is grinding. Okay, तो इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे ग्राइंडिंग के बारे में, क्योंकि इस पिछला जो दो वीडियो था उसमें हम लोग कवर किए थे, पार्ट 2.1 में कवर किए थे प्राइमरी क्रशर को, और पार्ट 2.2 में हम लोग कवर किए थे सेकेंडरी क्रशर को। तो आज हम लोग कवर करेंगे ग्राइंडिंग। सो बिफोर गोइंग टू दैट, इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी मोर प्लीज फॉलो माई फैमिली यूट्यूब चैनल, दैट इज फाइनेंस सोल्स, प्लीज सब्सक्राइब दैट। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बिफोर दैट अगेन हम लोग स्टार्ट करते हैं जो मिनरल प्रोसेसिंग का मेन सेक्शन है, जो है यूनिट ऑपरेशंस। तो हम लोग बार बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं हर वीडियो में, क्योंकि ये याद रहे हमेशा। तो इसमें मेनली 4 यूनिट ऑपरेशंस है। फर्स्ट हो गया कम्युनिकेशन, सेकंड हो गया साइजिंग एंड क्लासिफिकेशंस, थर्ड हो गया सेपरेशन एंड कंसंट्रेशन, देन फोर्थ हो गया डिवाटरिंग। तो कम्युनिकेशन में हम लोग का आता है जो तोड़ने वाला चीज़ है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग। साइजिंग और क्लासिफिकेशन में आ गया स्क्रीनिंग, आ गया क्लासिफिकेशन से, आ गया फिर सेपरेशन और कंसंट्रेशन में आ गया ग्रेविटी सेपरेशन, आ गया डीएमएस जो डेंस मीडिया सेपरेशन होता है, उसके बाद फ्लोटेशन हो गया, उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन, उसके बाद इलेक्ट्रिकल सेपरेशन। डी वाटरिंग में आ गया सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड थर्मल ड्राइंग। तो ये हो गया ओवरऑल जो मिनरल प्रोसेसिंग का यूनिट ऑपरेशन से। ठीक है, तो हम लोग क्रशिंग कवर किए थे, आज हम लोग कवर करेंगे ग्राइंडिंग सेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेज था जो था प्राइमरी क्रशन, उसमें हम लोग कवर किए थे जॉ क्रशर, जाइट्री क्रशर। सेकेंडरी क्रशर में हम लोग कवर किए कोन क्रशर, रोलर मिल्स, उसके बाद इम्पैक्ट क्रशर जो हैमर मिल्स होता है, उसके बाद रोटरी कोल ब्रेकर। ठीक है, तो आज हम लोग कवर करेंगे ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग ही क्यों? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। तो ग्राइंडिंग में हम लोग उसी स्टेज में आते हैं जहाँ पे हम लोग जो वैल्यूबल मिनरल और जो गैंग है उसको अलग करने में अगर हम लोग असमर्थ रहे सेकेंडरी लेवल में, ठीक है, सेकेंडरी या टर्सरी क्रशर में, तो कुछ कुछ मिनरल्स है जहाँ जिसको हम लोग प्राइमरी क्रशर और सेकेंडरी क्रशर यूज़ करके उसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, गैंग और मिनरल को मैक्सिमम जो बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमाइज्ड। लेकिन कुछ कुछ मिनरल्स है जो इसके अंदर जो गैंग्स होता है इतना अच्छी तरह से वो कॉम्प्लेक्स वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के रहता है, या अच्छे इतना सारा डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे रहता है कि उसको आप सेकेंडरी लेवल में लिबरेट नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम में हम लोग पहुँचते हैं ग्राइंडिंग में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो लिबरेशन साइज है ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ग्राइंडिंग के लिए। तो लिबरेशन साइज हम लोग तय करते हैं कहाँ पे? हम लोग का रेडी होता है लैब में। लैब में हम लोग उसको जो एक्सआरएफ होता है उसको हम लोग सही तरह से देखते हैं किस तरह से उसके अंदर ग्रैनुलस है, उसी के हिसाब से हम लोग उसका साइज डिसाइड करते हैं कि इसी साइज में ये गैंग और वैल्यूबल मिनरल अच्छी तरह से लिबरेट हो सकता है, अपने आप से दूर हो सकता है। तब जाके हम लोग वैल्यूबल मिनरल को किसी दूसरा प्रोसेस से निकाल लो और गैंग को किसी दूसरा प्रोसेस से निकाल लो, ताकि हम लोग अलग अलग कर पाए। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपका लिबरेशन साइज के ऊपर। ठीक है, तो ग्राइंडिंग हो गया हम लोग का लास्ट स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन। और ग्राइंडिंग एक तरह का क्या है ना, इसमें जो प्राइमरी क्रशर था सेकेंडरी क्रशर था उसमें हम लोग देखे थे बहुत सारा फोर्स या बहुत सारा जो फेल्यूर्स होता है हम लोग देखे थे, जैसे इम्पैक्ट फोर्स वहाँ पे रहता है, कंप्रेसिव फोर्स वहाँ पे रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेनली दो फोर्स काम करता है, एक होता है इम्पैक्ट फोर्स और एक होता है अब्रसन। अब्रसन मतलब घिसना। ठीक है, अब देखिए इसमें जो ग्राइंडिंग सेक्शन है उसमें देखिएगा एक जनरल ओवरव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या रहता है कि एक बॉक्स रहता है या एक ग्राइंडिंग सेल रहता है। ठीक है, उसी सेल में एक ग्राइंडिंग मीडियम रहता है और जो क्या करता है कि इसमें जो मटेरियल है उसको क्रश करता है या ग्राइंड करता है। ठीक है, तो ग्राइंडिंग क्या होता है कि अब्रेसिव फोर्स। ठीक है, ग्राइंडिंग ऑलरेडी बता रहा है कि ग्राइंड मतलब उसको ग्राइंड कर रहा है, पूरा तोड़ के पूरा फाइन्स पार्टिकल्स कर देगा। तो उसमें जो मीडियम मतलब ग्राइंडिंग मीडियम क्या होता है कि जिसको हम लोग डालते हैं उसी बॉक्स के अंदर या उसी सेल में, जो तोड़ने में काम आता है, जो मटेरियल को तोड़ता है। ठीक है, तो उसमें रॉड भी यूज़ कर सकते हैं, बॉल यूज़ कर सकते हैं, पेबल्स यूज़ कर सकते हैं। तो उसी के हिसाब से इस सब का रॉड जो मिल्स का नाम चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे बॉल मिल हो गया, रॉड मिल हो गया, ऑटोजेनियस मिल हो गया, ये सब। अब देखते हैं एक यहाँ पे एक अच्छा चीज़ है, देखिएगा इसमें क्या बोलता है
When fracture does occur, some of the stored energy is transformed into free surface energy, which is the potential energy of atoms at the newly produced surface. Due to this increase in surface energy, newly formed surface are often more chemically active and more amenable to. इसमें क्या होता है, ये बोल रहा है कि जब पार्टिकल फेल्योर होता है, जब पार्टिकल का फेल्योर होता है उस टाइम में वहाँ पे कुछ स्टोर्ड जो एनर्जी होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सरफेस एनर्जी को। मतलब क्या है, पहले इतना बड़ा था एक बोल्डर, वो जब टूटता है ग्राइंडिंग में हो, खास करके ग्राइंडिंग में हो या आपका क्रशर में हो या आपका जो रोल मिल से कुछ कुछ कोई भी मीडियम हो, कोई भी क्रशर हो, उसमें जब टूटता है तो वहाँ पे जो स्टोर्ड एनर्जी रहता है वो टूट के सरफेस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, ग्राइंडिंग में क्या है ना, जो पार्टिकल साइज होता है वो बहुत का जो सरफेस एरिया वो बढ़ जाता है, क्योंकि पहले इतना सा बोल्डर था, उसके बाद ग्राइंड हो के पूरा फाइन्स पार्टिकल बन के बहुत सारा हो गया, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो वहाँ पे जो सरफेस एनर्जी में वो कन्वर्ट हो गया स्टोर एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी में कन्वर्ट होने से क्या होता है कि वो जो एनर्जी वहाँ पे क्रिएट होता है वो क्या करता है कि वो पार्टिकल्स को केमिकली एक्टिव कर देता है। तो केमिकल एक्टिव होने से क्या होता है, हम लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है उसको फॉलो करके जो गैंग्स हो गया और जो मिनरल हो गया उसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। जैसे फ्लोटेशन हो गया, फ्लोटेशन के प्रोसेस है जिसमें हम लोग एकदम माइक्रोफाइंस जो होता है ना, एकदम माइक्रोन्स में जो आता है उसको हम लोग इजीली फ्लोटेशन के जरिए मिनरल को और गैंग को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया फ्री जो सरफेस एनर्जी है उसका फंडामेंटल। अब चलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ ग्राइंडिंग मिल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जो मोशन होता है, जो मिल्स घूमता है, उसी को ऊपर डिपेंड करके उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक हो गया टम्बलिंग मिल और हो गया स्टीयर्ड मिल। तो पहले देखते हैं टम्बलिंग मिल्स के हम लोग किसको बोलेंगे। टम्बलिंग मिल में क्या होता है, जो मिल का सेल है, जो आउटर साइड जो सेल है, जो पूरा बॉक्स टाइप का जो रहता है, सिलेंडर टाइप का, वो घूमता है। ठीक है, वो हो गया टम्बलिंग मिल में। ठीक है, और इसमें ग्राइंडिंग मीडियम क्या रहता है, इसमें स्टील रॉड्स रहता है, बॉल्स रहता है, नहीं तो जो मेटेरियल इटसेल्फ वो रहता है। तो टम्बलिंग मिल्स क्या होता है कि मिनरल, खास करके हम लोग मैक्सिमम जो जनरली यूज़ करते हैं वो टम्बलिंग मिल ही यूज़ करते हैं अपना माइनिंग इंडस्ट्री में। इसमें क्या करता है, इसका जो फीड साइज होता है वो होता है 5 to 250 mm। इसका रेंज देखिए कितना हाई रेंज है। मतलब जो प्राइमरी क्रशर का जो आउटपुट है और सेकेंडरी क्रशर का जो आउटपुट है दोनों इसमें आ गया। तो 5 to 250 mm उसका रेंज है और उसका जो प्रोडक्ट साइज आता है वो आता है 40 to 300 माइक्रोन। मतलब अच्छा खासा एकदम अल्ट्रा फाइन से। ठीक है, अब देखते हैं स्टीयर्ड मिल। स्टीयर्ड मिल में और टम्बलिंग मिल में डिफरेंस क्या है कि स्टीयर्ड मिल क्या करता है कि इसमें जो सेल है वो नहीं घूमता है। ये सेल चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल वो फिक्स रहेगा, उसके अंदर एक स्टीयरर रहता है जो उसके अंदर कंटिन्यूसली घूमता है। तो उसी के अंदर वो कंटिन्यूस घूमते ही अपना वो जो भी अब्रेसिव फोर्स है उसको वो और ज़्यादा ग्राइंडिंग कर लेता है। ठीक है, तो टम्बलिंग मिल क्या होता है, मेनली कोर्सर ग्राइंडिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और स्टीयर्ड मिल क्या होता है कि जो ऑलरेडी फाइन्स है उसको और अल्ट्रा फाइन्स करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें होता है स्टीयर्ड मिल फाइंड एप्लीकेशन इन फाइन 15 to 40 माइक्रोन से हम लोग स्टार्ट करते हैं उसका फीड, और वो अल्ट्रा फाइन्स करता है लेस देन 15 माइक्रोन में हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, the grinding section's purpose is to exercise close control on this product size. For this reason, correct grinding is often said to be the key to good mineral processing. ये एक अच्छा यहाँ पे डायलॉग है, दैट करेक्ट ग्राइंडिंग इज ऑफन सेड टू बी द की टू द गुड मिनरल प्रोसेसिंग। एक अच्छा मिनरल प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर है वो होता है करेक्ट ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग क्या होता है कि जैसे हम लोग बात किए थे प्राइमरी कसर सेकेंडरी कसर, उसमें क्या है कि जो साइज प्रोडक्ट का जो साइज़ को कंट्रोल करना किस किस जगह पे बहुत इजी होता है, कुछ कुछ जगह पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। खास करके हम लोग बात किए थे हमर मिल में, उसमें प्रोडक्ट साइज़ को कंट्रोल करना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें इतना फोर्स में घूमता है कि उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ये जो ग्राइंडिंग है इसमें हम लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा साइज़ का मटेरियल हम लोग को चाहिए और कौन सा साइज़ का मटेरियल के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, उसका मीडियम क्या रखना पड़ेगा, उसका पल्प डेंसिटी क्या रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें, तो उसको हम लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्राइंडिंग, जो ग्राइंडिंग हम लोग करते हैं कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। फर्स्ट हो गया साइज ऑफ द मिल। जो मिल है जिसमें जिसके अंदर हम लोग डालते हैं मटेरियल को या बॉल को रॉड को, उसका साइज कितना, जो मटेरियल उसमें कितना मटेरियल उसमें ऐड हम लोग किए या वो कितना ग्राइंडिंग मीडिया उसमें हम लोग डाले, चाहे बॉल हो चाहे रॉड हो कुछ भी। उसके बाद स्पीड और टाइप ऑफ मोशन, फिर स्पेसेस बिटवीन द इंडिविजुअल पीसेस ऑफ मीडियम इन द मिल। जो मीडियम हम लोग डाले, मीडियम मतलब जो बॉल्स हो गया रॉड्स हो गया, उसके बीच में कितना डिफरेंस, कितना गैप रह रहा है ताकि वो ग्राइंडिंग सही तरह से कर पाए कि नहीं। किस टाइप का ओर है, हार्ड ओर है, सॉफ्ट ओर है, जो भी है। डेंसिटी ऑफ द ओर वाटर मिक्सचर जिसको हम लोग बोलते हैं
पल्प डेंसिटी, मतलब वाटर के साथ जो हम लोग मेटल उसमें अंदर डालते हैं उसका डेंसिटी कितना है, तो डेंसिटी बहुत मैटर करता है। अगर ज़्यादा हाई डेंसिटी हो गया, हो सकता है वहाँ पे अच्छे से वो ग्राइंडिंग नहीं हो पाए, तो पल्प डेंसिटी हम लोग मेंटेन करना पड़ता है। तो ये हो गया नॉर्मल फैक्टर्स। अब चलते हैं टम्बलिंग मिल का प्रिंसिपल जानते हैं, ठीक है। तो टम्बलिंग मिल क्या है, खास करके तीन प्रकार का हो गया। एक हो गया रॉड मिल, उसके बाद सेकंड हो गया बॉल मिल, और हो गया ऑटोजेनियस मिल। ये जो ऑटोजेनियस मिल है जिसको हम लोग बोलते हैं AG, ये दो प्रकार का है, एक हो गया ऑटोजेनियस और एक हो गया सेमी ऑटोजेनियस, ठीक है। SAG बाद में बताएंगे इसको। स्ट्रक्चरली ये क्या है कि एक मिल में एक सिलेंड्रिकल एक सेल रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर हम लोग लाइनर्स रखेंगे। उसके बाद उसमें हम लोग ग्राइंडिंग जो मीडियम है उसको हम लोग उसके अंदर डालेंगे। उसके बाद जो सेल है वो रोटेट करेगा अपना एक्सिस में, ठीक है। उसके बाद डायमीटर ऑफ द मिल डिटरमाइंस द प्रेशर, क्योंकि ऑब्वियसली जो डायमीटर जितना बड़ा रहेगा उसके अंदर जो मेटल घूमेगा या ऊपर जाके फिर टूटेगा फिर ग्राइंडिंग होगा, वो अफेक्ट करता है। तो उसका डायमीटर सबसे इम्पोर्टेंट है। और लेंथ कहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा, जहाँ पे आपको प्रोडक्शन कितना चाहिए। अगर आपको हाई प्रोडक्शन चाहिए तो अगर लेंथ जितना रखिएगा उतना ज़्यादा मेटल उसमें आ सकता है और उसका प्रोडक्शन आप उतना अच्छा ले सकते हैं। हो गया। उसके बाद हो गया फीड मेटल जो होता है वो यूजुअली फेड टू द मिल कंटिन्यूसली, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि फेज बाय फेज हम लोग फीड करें, वो एक एक साइड से हम लोग कंटिन्यूसली फीड करते हैं। एक पर्टिकुलर फीड रेट हम लोग रखते हैं कि टोटल लेंथ जितना होगा और टोटल डायमीटर जितना होगा और उसका जो हम लोग का डिजायर्ड आउटपुट है उसको मिलने के लिए जितना टाइम ज़रूरत है उतना टाइम को गैप करके या उतना टाइम को हम लोग नज़र रख के उसके अंदर हम लोग फीडिंग करेंगे। तो यहाँ का फीडिंग और उसका जो आउटपुट वो उतना ही टाइम वो मेंटेन करेगा और उतने टाइम में वो ग्राइंडिंग होके बाहर निकल जाएगा। तो वो एक कैलकुलेशन होता है, उसको हम लोग फिक्स करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसका प्रिंसिपल, मोशन ऑफ चार्ज इन टम्बलिंग मिल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये टम्बलिंग मिल जैसे रॉड मिल, बॉल मिल, ऑटोजेनियस या सेमी ऑटोजेनियस मिल, इस सब में ये अप्लीकेबल है। इसका मेनली जो मोशन होता है एक सिलेंडर के अंदर, एक सिलेंडर है वो अपने एक्सिस में ऐसे घूम रहा है, तो उसके अंदर क्या क्या होता है उसका एक प्रिंसिपल है। मेनली यहाँ पे 3 टाइप्स होता है। एक हो गया कैस्केडिंग इफेक्ट, एक हो गया कैटरेटिंग इफेक्ट और एक हो गया सेंट्रीफ्यूजिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे 3 पिक्चर है, आप देख सकते हैं। पहला हो गया जो ए है, ये हो गया आपका कैस्केडिंग। कैस्केडिंग मतलब क्या हो गया इसमें, मतलब कैस्केडिंग मतलब क्या हो गया, घिसना मतलब लुढ़कना, उस टाइप का चीज़ हो गया। ये क्या होगा कि ये जो बॉल्स है या उसमें जो मटेरियल है वो मटेरियल क्या करेगा, देखिए फर्स्ट पिक्चर को, ऐसे ऊपर जाएगा लेकिन उतना स्पीड नहीं होगा ताकि ये इधर जा पाए। तो ये कम स्पीड होगा तो इसका ग्रेविटी जो वेट के चलते ये यहीं से ऐसे घूम के नीचे आ जाएगा। तो ये बॉल बॉल जो बॉल्स रहेगा या रॉड्स रहेगा, जो मीडियम रहेगा या जो मेटेरियल रहेगा, वो मेटेरियल पूरा ऐसे ना आके वो यहीं से जाएगा और उसी के ऊपर घिसते हुए फिर आ जाएगा। तो ये हो गया कैस्केडिंग इफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या ना ज़्यादा फाइन जनरेशन होता है। सेकंड वाला हो गया जो होता है कैटरेटिंग। ये हम लोग का एक्चुअली जो मील्स होता है वो उसका प्रिंसिपल इसी के ऊपर बेस करके होना चाहिए, ताकि मतलब आपका जो स्पीड है मील का उसको आप इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करें कि ये जो कैटरेटिंग इफेक्ट है वो आपको मिले। अगर आपको प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा कोर्स चाहिए, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट कोर्स नहीं चाहिए, अगर आपका प्रोडक्ट एकदम फाइन चाहिए तो आप कैस्केडिंग में जाइएगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो कोर्स मटेरियल चाहिए तो वहाँ पे आप कैटरेक्टिंग में जाइएगा। खास करके मैक्सिमम टाइम में देखिएगा जो स्पीड रहता है वो मैक्सिमम कैटरेक्टिंग जो इफेक्ट है उसको लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कैटरेक्टिंग में क्या होता है कि जैसे अगर इस तरफ से ये जो सेल घूम रहा है तो मेटल ऐसे ऊपर जाएगा और एक जगह पे पहुंचेगा जहां से वो धड़ से नीचे गिरेगा, एक इम्पैक्ट फोर्स यहाँ पे आता है। तो स्टार्टिंग में इसे कैस्केडिंग इफेक्ट आया, उसके बाद यहाँ पे इम्पैक्ट फोर्स आया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया अब्रसन और यहाँ पे हो गया इम्पैक्ट। ये क्या है कि हम लोग एक ही पावर में या एक ही एनर्जी यूज करके हम लोग दो इफेक्ट यहाँ पे हम लोग को मिल गया, एक हो गया अब्रसन और एक हो गया इम्पैक्ट। तो उसमें क्या है जो ग्राइंडिंग आपका होता है और ज़्यादा होता है और आपका जो एफिशिएंसी होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए जितना भी इंडस्ट्री है सब कोई इसी को फॉलो करता है, किस तरह से कैटरेटिंग वाला स्पीड वाला हम लोग पकड़ ले, ठीक है, उसमें फ़ायदा होता है। और लास्ट वाला सेंट्रीफ्यूजिंग, इसमें क्या होता है कोई भी इसमें जो ग्राइंडिंग नहीं हो पाता है, ये पूरा का पूरा जो अंदर में चार्ज है वो घूमता रहता है अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, इसीलिए ये हो जाता है हाई स्पीड वाला। तो हाई स्पीड में तो हम लोग नहीं चलाना चाहिए। तो ये हो गया
सेंट्रीफ्यूजिंग फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूजिंग उसका जो स्टेट है। तो हम लोग को 3 चीज़ देखे, एक हो गया कैस्केडिंग, एक हो गया कैटरेटिंग और एक हो गया सेंट्रीफ्यूजिंग। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है। एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा, उसमें और अच्छे से आपको पता लग जाएगा। देखिए इसमें बता देता हूँ, ये नीचे वाला हो गया कैस्केडिंग इफेक्ट, ये वाला हो गया कैटरेक्टिंग इफेक्ट। इसमें सेंट्रीफ्यूजिंग नहीं है, बीच में गैप रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग डेड जोन। इधर वाला खाली रहेगा क्योंकि ये जो आधा पोर्शन है उसी में ही खाली यूज होगा ये सब। तो ये हो गया इम्पैक्ट जोन यहीं पे, ठीक है। ये हो गया अब्रेशन जोन, जो फाइन जनरेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं एक वीडियो दिखाते हैं। देखिए ये वीडियो में देख सकते हैं, जो वाइट वाला है वो सब मीडियम है, जैसे बॉल्स हो गया, रॉड्स हो गया, और जो ब्लू वाला है वो सब मटेरियल है। तो किस तरह से ये अंदर में अगर स्पीड में आप घुमाते हैं तो किस तरह से उसका इफेक्ट आता है। इसी स्पीड को आप कंट्रोल करिएगा कि आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए। अगर फाइन चाहिए तो आपको कैस्केडिंग इफेक्ट ज़्यादा करना है, अगर आपको कोर्सर प्रोडक्ट चाहिए उसके साथ थोड़ा फाइन चाहिए तो आप कैटरेटिंग इफेक्ट आपको लेना है। तो यहाँ पे जो बताया था अभी, कैस्केडिंग हो गया, मोर फाइन प्रोडक्ट, कैटरेटिंग हो गया, कोस्टर प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद सेंट्रीफ्यूजिंग, उसमें नो कम्युनिस्ट कोई भी वहाँ पे ग्राइंडिंग इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। क्रिटिकल स्पीड, इट इज़ द स्पीड बियॉन्ड हुइच द होल चार्ज सेंट्रीफ्यूजेस। देखिए यहीं पे आएगा कि जो मिल में जो मेटल घूमता है, ठीक है, ऐसा एक स्पीड आएगा जहाँ से वो सेंट्रीफ्यूजिंग में चल जाता है स्टेट में, मतलब वहाँ पे ग्राइंडिंग होगा ही नहीं, ठीक है। तो वो जो स्पीड है उसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल स्पीड। तो वो स्पीड में हम लोग कभी नहीं चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोग का ग्राइंडिंग होगा ही नहीं, खाली एनर्जी ख़त्म होगा उसको घुमाने के लिए, लेकिन ग्राइंडिंग नहीं होगा। तो वो स्पीड से हम लोग कितना स्पीड में चलाएंगे ताकि हम लोग को फ़ायदा मिले या इकोनॉमिक हो, वो डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए जो क्रिटिकल स्पीड है उसका फॉर्मूला है यहाँ पे 42.3 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर रूट रिवोल्यूशन पर मिनट। मतलब डी हो गया जो मील का डायमीटर बड़ा वाला, और डी हो गया रॉड या बॉल जो मीडियम है उसका डायमीटर, ठीक है। उसको आप डिवाइड करिए 42.3 से, उसके बाद आपको मिल जाएगा क्रिटिकल स्पीड कितना होता है आरपीएम। उसी के हिसाब से हम लोग कवर करते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ क्रिटिकल स्पीड हम लोग घुमाएंगे मिल्स को, ताकि हम लोग को कैस्केडिंग या कैटरेटिंग जो भी हम लोग को इफेक्ट चाहिए वो अपने को मिलता रहे। नॉर्मली जो मिल्स चलता है वो चलता है, उसका रेंज जो है वो चलता है 50 to 90% ऑफ द क्रिटिकल स्पीड, 50 to 90% ऑफ द क्रिटिकल स्पीड। तो वो डिपेंड करता है कि 50% आपको लेना है तो कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा जरूरी, क्योंकि वो कम स्पीड में चलेगा। और जो सही स्पीड जो रहता है मेनली जो कैटरेटिंग इफेक्ट होता है वो मेनली 75 to 80% आसपास में हम लोग को मिलता है। तो अब चलते हैं, पहले रॉड मिल देखते हैं, ठीक है, उसका एक वीडियो दिखाते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये रॉड मिल चार्ज होता है, और ये यहाँ पे जो रॉड मिल दिखा वो घूम नहीं रहा था जब चार्जिंग के टाइम में, लेकिन चार्ज होता भी रहता है ना तो भी हम लोग उसमें चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि बीच वाला जो एरिया है वो एक्सिस में घूमता है ना, तो बीच वाला एरिया स्टैटिक रहता है, तो पूरा का पूरा सेल घूमता है। ये रॉड मिल है, ये खास करके थोड़ा सा लंबा रहता है, क्योंकि रॉड्स पूरा लंबा रॉड्स हम लोग अंदर घुसाते हैं, तो इसलिए इसका जो डायमीटर है वो कम रहता है और उसका जो लेंथ है वो ज़्यादा रहता है। तो उसका कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जो रॉड हम लोग यूज़ करते हैं उसमें उसका डायमीटर रहता है 25 to 150 mm तक, उसका डायमीटर का वेरी करता है। रॉड जो बनता है वो बना है हाई कार्बन स्टील रॉड से, ठीक है। मील लेंथ टू डायमीटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी ग्राइंडिंग जो मील का लेंथ टू डायमीटर उसका रेशियो क्या है, वो होता है 1.5 to 2.5, ठीक है। मतलब जो लेंथ होता है, लेंथ इक्वल टू 1.5 या 2.5 इंटू डी। लेंथ होगा डायमीटर का, डायमीटर जितना है उससे 1.5 या 2.5 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है। चार्ज वॉल्यूम फॉर ऑप्टिमम ग्राइंडिंग 35% ऑफ दी सेल वॉल्यूम। तो ये सोचिए कि नीचे वो जो जितना भी आपको पिक्चर दिख रहा है, अगर इसके अंदर जितना वॉल्यूम है ये जो मिल का, उसका 35% जो मिल वॉल्यूम है उतना अगर चार्ज हम लोग करेंगे तो उसमें ऑप्टिमम ग्राइंडिंग होगा, ठीक है। स्पीड हो गया 50 to 65% ऑफ द क्रिटिकल स्पीड, जो बात किए थे अभी क्रिटिकल स्पीड, जो सेंट्रीफ्यूजिंग जब स्टेट आता है उसका 50 to 65% में रॉड मिल चलता है। पल्प डेंसिटी 65% to 85% सॉलिड्स बाय वेट, 65% to 85% ऑफ द सॉलिड बाय वेट जो पल्प डेंसिटी होता है, मतलब वाटर टू सॉलिड जो परसेंटेज रहता है वो रहता है 65% to 85%, ओके।
डिस्चार्ज, ओवरफ्लो डिस्चार्ज, पेरिफेरल डिस्चार्ज एंड सेंट्रल पेरिफेरियल। जो डिस्चार्ज होता है मतलब वहाँ से जो प्रोडक्ट निकलता है, एक होता है आपका ओवरफ्लो, मतलब ये निकलेगा इसी साइड से, पहला वाला जो ओवरफ्लो वाला, मतलब यहाँ चलता रहेगा और यहाँ पे जैसे ही आप अंदर में फीड जाएगा, फीड मतलब खाली नहीं कि खाली मेटल घुसता है, फीड के साथ साथ मेटल के साथ साथ हम लोग का पानी भी आता है, ठीक है। तो ये जैसे ही यहाँ पे ओवरफ्लो होगा तो ओवरफ्लो पानी यहाँ से निकलेगा, ठीक है। ये हो गया डिस्चार्ज। और सेकंड हो गया एक पेरिफेरल डिस्चार्ज, मतलब ये साइड में एक रहता है, यहाँ से निकलता है। और एक हो गया सेंट्रल पेरिफेरल डिस्चार्ज, यहाँ से होता है, सेंटर से निकलता है, ठीक है। तो मेनली जो हम लोग का माइनिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो होता है पहला वाला, वो होता है ओवरफ्लो वाला, ये वाला, ठीक है। ये यहीं से निकलता है। तो अब चलते हैं बॉल मिल। देखिए रॉड मिल हो गया जिसमें हम लोग रॉड यूज़ करते हैं, बॉल मिल हो गया जिसमें हम लोग बॉल्स यूज़ करते हैं। चलिए उसका भी वीडियो देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया, देखिए ये सब बॉल्स है जो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का रहता है। ये अंदर वाला चीज़, अंदर का लाइनर्स और उसका बॉल पानी के साथ कैसा है। देखिए जैसे इसे फीड हो रहा है, उसे ब्लैक वाला दिखा ना, वो इसे फीडिंग होता है। ये उसका गियर से जिसमें वो पावर से वो घूमता है, पूरा का पूरा सेल, ये गियर से उसी सेल के ऊपर ही लगा रहता है। यहाँ पे एक ग्रेड्स रहता है, माने जितना हम लोग को साइज़ चाहिए उतना साइज़ का यहाँ पे ग्रेड्स मतलब स्क्रीन्स रहता है, और जैसे मटेरियल वहाँ से निकलता है इसी साइड से वो वहीं से नीचे आता है, ठीक है। तो बॉल डायमीटर हो गया 50 to 100 mm उसका डायमीटर। बॉल मेक कौन सा मटेरियल में बनता है, फोर्ज्ड और रोल हाई कार्बन एलॉय स्टील और कास्ट एलॉय स्टील, मेनली ये होता है हाई कार्बन जो स्टील होता है ना, उसी में यूज़ करते हैं। मिल लेंथ टू डायमीटर रेशियो 1 to 1.5। देखिए पिछली बार हम लोग क्या बात किए थे, जो लेंथ टू डायमीटर रेशियो था रॉड मिल का, वो था 1.5 to 2.5, मतलब लेंथ जो होता है वो डायमीटर से 1.5 to 2.5 टाइम्स ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें क्या है 1 to 1.5, ठीक है, 1 to 1.5, मतलब लेंथ डायमीटर से ज़्यादा है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है, 1 to 1.5, आइदर सेम होगा या थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चार्ज वॉल्यूम रहता है 40 to 50% ऑफ द सेल वॉल्यूम, पिछली बार हम लोग बात किए 35% रॉड मिल का। स्पीड हो गया 70 to 80% ऑफ द क्रिटिकल स्पीड, ठीक है, 70 to 80%। पल्प डेंसिटी 65 to, जो हम लोग बात किए थे अभी रॉड मिल में थोड़ा सा डिफरेंट था। डिस्चार्ज, ओवरफ्लो डिस्चार्ज, ग्रेट डिस्चार्ज। ग्रेट डिस्चार्ज मतलब क्या होता है कि जहाँ से मेटल निकलता है वहीं पे एक ग्रेट रहता है, ये वाला देखिए, ये पिक्चर में देखिए ये ग्रेट लगा हुआ है। मतलब इसमें ग्रेट मतलब क्या होता है, ये ऑलरेडी जितना सिलेंडर का जैसा जितना उसका डायमीटर है उतना डायमीटर का एक बड़ा छन्नी वहाँ पे रहता है, मतलब एक स्क्रीन वहाँ पे रहता है। तो जैसे ही यहाँ पे टूटेगा ये सब ग्राइंडिंग होगा, जो साइज़ ये जो स्क्रीन के साइज़ से कम होगा वही मेटल यहाँ से आज ये स्लरी निकल सकता है बाहर, ठीक है। लेकिन जो कम साइज मतलब बड़ा साइज रहेगा वो और एक बार वहाँ पे ग्राइंडिंग होता रहता है। तो यहाँ पे हो गया ये ग्रेट डिस्चार्ज। और एक हो गया ओवरफ्लो डिस्चार्ज, मतलब हम लोग को पता है कि इतना टाइम से वहाँ पे घूमने से वो ग्राइंडिंग हो जाएगा, और वहाँ से जो ओवरफ्लो वहाँ पे जो स्लरी बनता है वो स्लरी क्या होगा, ओवरफ्लो होके यहाँ से निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया ओवरफ्लो डिस्चार्ज, ये हो गया ग्रेट डिस्चार्ज। बॉल मिल्स आर रेटेड बाय पावर कंजप्शन नॉट बाय कैपेसिटी, ये एक अच्छा चीज़ है। बॉल मिल जो होता है उसका जो रेटिंग होता है वो कैपेसिटी के हिसाब से नहीं होता है कि कितना कैपेसिटी का मटेरियल या कितना कैपेसिटी का ये प्रोडक्शन कर सकता है, उसमें डिपेंड करता है पावर कंजप्शन। क्योंकि जो ग्राइंडर्स होता है, जो ग्राइंडिंग मिल्स होता है, उसका ओनली 2% जितना पावर उसको चाहिए, जितना एनर्जी उसको चाहिए, ओनली 2% यूज़ होता है उसका ग्राइंडिंग में। बाकी जितना भी पावर माने हम लोग का जाता है 98% यूज़ होता है खाली बॉल को, खाली मील को घुमाने के लिए। खाली मील्स हो गया, उसके कंपोनेंट्स हो गया, उसको घुमाने के लिए 90-80% एनर्जी खर्चा होता है, और 2% एनर्जी यूज़ होता है उसको तोड़ने के लिए मटेरियल को। सोचिए फिर भी हम लोग का वो इकोनॉमिक होता है, मतलब वो जो मटेरियल में हम लोग यूज़ करते हैं, जिस मटेरियल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ग्राइंडिंग, वो मटेरियल उतना आपको प्रॉफिट देता होगा, तब जाके हम लोग इतना एनर्जी उसमें इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। Efficiency of the grinding depends on the surface area of the grinding medium, obviously.
जो मीडियम हम लोग जो ग्राइंडिंग मीडियम हम लोग डालते हैं उसका जितना सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा उसमें ग्राइंडिंग हो पाएगा। तो बॉल मिल्स आर ऑपरेटेड एट अ हायर स्पीड दैन रॉड मिल्स सो दैट द लार्ज बॉल कैटरेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑन ओर पार्टिकल्स। तो रॉड मिल जो हम लोग घुमाते हैं उसमें क्या है ना, कैटरेटिंग इफेक्ट रहे या ना रहे उसमें क्या है ना, एक चीज़ रहता है रॉड मिल में थोड़ा सा टेंशन कि बाई चांस उसमें एक रॉड टूट गया तो जो हॉरिजॉन्टल में रहता है कभी कभार ऐसे वर्टिकल होकर खड़ा भी हो सकता है। इसीलिए रॉड मिल को क्या है ना हम लोग ज़्यादा स्पीड में नहीं घुमाते हैं, उसमें कैस्केडिंग इफेक्ट देने का कोशिश करते हैं ताकि रॉड ऐसे जाए और फिर से ऐसे वापस आए ताकि उसमें ग्राइंडिंग हो पाए। लेकिन बॉल मिल जो होता है उसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, इसमें वहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं कैटरेटिंग इफेक्ट जाने के लिए, मतलब ऐसे मेटल जाएगा और ऐसे धड़ से वहाँ पे इम्पैक्ट फोर्स जाएगा। ठीक है, ये हो गया बॉल मिल के बारे में। तो अब चलते हैं ऑटोजेनियस मिल। तो ऑटोजेनियस मिल क्या होता है, ये रॉड मिल और बॉल मिल से थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑटोजेनस मिल में क्या होता है, इसके नाम ऑटोजेनस इसीलिए है कि इसमें क्या है कि कोई भी बॉल्स या कोई भी रॉड्स हम लोग यूज़ नहीं करते। इसमें क्या है, जो मेटेरियल को हम लोग को तोड़ना है, जिस मेटेरियल को हम लोग ग्राइंडिंग करना है उसी मेटेरियल से ही उसके अंदर तोड़ते हैं। ठीक है, वो क्या ऑटोजेनस मिल। लेकिन इसका और एक सब पार्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग सेमी ऑटोजेनस मिल। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक तो मेटेरियल तो रहता है, उसके बाद भी हम लोग कुछ कुछ स्टील बॉल उसमें डालते हैं। ठीक है, तो वो हो गया सेमी ऑटोजेनस मिल। तो देखते हैं एक छोटा सा वीडियो इसका। देखिए उसका लेंथ देखिए कितना है, उसका डायमीटर के हिसाब से इसका लेंथ कम है। ये उसका लाइनर्स है अंदर वाला। ऑटोजेनस मिल का यही लाइनर ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वहाँ से स्लरी होके बाहर निकलता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि ऑटोजेनस मिल का क्या क्या सब कुछ कुछ यहाँ पे पॉइंट्स। पहला चीज़ हो गया ग्राइंडिंग मीडियम। बात किए थे हम लोग ग्राइंडिंग मीडियम, ऑलरेडी हम बता दिए थे। जो ऑटोजेनस मिल होता है उसमें ओनली मटेरियल ही होता है। ठीक है, लेकिन जो सेमी ऑटोजेनस मिल होता है उसमें हम लोग मटेरियल के साथ साथ स्टील बॉल भी यूज़ करते हैं। मिल साइज, ये भी एक अच्छा चीज़ है। हम लोग बात किए थे जो L/D रेशियो, बॉल मिल का अलग है, रॉड मिल का अलग है। ऑटोजेनस मिल का क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। एक हो गया हाई एस्पेक्ट रेशियो, एक हो गया स्क्वायर मिल या जो न्यूट्रल जिसको बोल सकते हैं, और एक हो गया लो एस्पेक्ट रेशियो। हाई एस्पेक्ट रेशियो में क्या होता है, जो डायमीटर होता है वो बहुत बड़ा होता है लेंथ के हिसाब से। ठीक है, तो जो मील है आपको छोटा दिखेगा लेंथ में, लेकिन उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा रहेगा। और स्क्वायर मिल में क्या होगा कि जितना डायमीटर है उतना उसका लेंथ है। ठीक है, वो एक स्क्वायर टाइप का दिखेगा। उसके बाद जो लो एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है कि डायमीटर उसका कम रहेगा लेकिन लेंथ उसका ज़्यादा रहेगा। तो ये हो गया 3 प्रकार का। बॉल चार्ज वॉल्यूम, उसमें जो हम लोग स्टील बॉल डालते हैं सेमी ऑटोजेनस मिल में, वो उसका रहता है मेनली 35 to 45% ऑफ द सेल्फ वॉल्यूम, उतना हम लोग डालते हैं। इनसाइड लाइनर्स, देखिए ऑटोजेनस मिल का सबसे इंपॉर्टेंट है लाइनर्स, क्योंकि उसी के अंदर ही मेटल टूटेगा, उसके अंदर ही स्टील बॉल डाल रहे हैं हम लोग, तो लाइनर्स उसमें ज़्यादा ही उसमें कंज्यूम होता है और पावर कंज्यूम होता है उसको पूरा बॉडी को घुमाने में। कि जैसे हम लोग देखे थे जो रोटरी कोल ब्रेकर में उससे लिफ्टर्स भी था, तो लिफ्टर रहेगा उसके बाद लाइनर्स रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिफ्टर्स अपना मेटल को ऐसे उठाएगा, उसके बाद चाहे डायरेक्टली इम्पैक्ट फोर्स में गिरे या फिर से मेटल अपने में कैस्केडिंग होकर आए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। फीड साइज हो गया 200 mm। 200 mm हो गया मतलब प्राइमरी क्रशर का जो आउटपुट है, मतलब जो सेकेंडरी क्रशर का जो इनपुट है, ये भी इनपुट ये ऑटोजेनस मिल ले सकता है। ठीक है, स्पीड हो गया 75 to 85% ऑफ द क्रिटिकल स्पीड। और डिस्चार्ज हो गया ग्रेट डिस्चार्ज। ठीक है, ग्रेट डिस्चार्ज मतलब ये जो मिल है, मिल के अंदर में एक ग्रेट रहेगा, मतलब जिसमें जो परफेक्ट रहेगा, जैसे स्क्रीन टाइप का रहेगा, और यहाँ पे जो पानी के साथ हम लोग डालते हैं या जो मेटल यहाँ पे टूटेगा वो स्लरी होके इसी स्क्रीन से निकलेगा, मतलब जो मेटेरियल का साइज उस स्क्रीन से कम होगा वही बाहर निकल पाएगा। ठीक है, तो हमेशा इसका ग्रेट डिस्चार्ज रहता है। तो ऑटोजेनस मिल परफॉर्मेंस इज बेटर विथ कोर्सर फीड एंड सेमी ऑटोजेनस इन लेस कोर्सर फीड। ठीक है, तो ऑटोजेनस जो मिल होता है उसमें हम लोग जिसमें खाली मेटेरियल रहता है उसमें बॉल्स नहीं रहता है, तो उसमें कोर्सर फीड हम लोग प्रीफर करते हैं। लेकिन सेमी ऑटोजेनस मिल में हम लोग माने फाइनर टाइप का फीड हम लोग प्रीफर करते हैं, क्योंकि उसमें बॉल्स भी डालते हैं। तो ऑटोजेनस मिल एंड और सेमी ऑटोजेनस मिल्स कैन बी ऑपरेटेड इन बोथ ड्राई एंड वेट, दोनों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
आधे ड्राई में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और उसमें पानी के साथ भी हम लोग उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया ग्राइंडिंग के बारे में, जिसमें हम लोग देखे रॉड मिल, बॉल मिल और ऑटोजेनस एंड सेमी ऑटोजेनस मिल। तो अब चलते हैं और कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हम लोग बाकी 2 वीडियो में भी देखे थे। एक हो गया रिडक्शन रेशियो। रिडक्शन रेशियो क्या होता है? ठीक है, जो फीड साइज होता है और आउटपुट साइज कितना आता है उसका रेशियो होता है रिडक्शन रेशियो। डिग्री ऑफ लिबरेशन, डिग्री ऑफ लिबरेशन कितना कितना डिग्री वो लिबरेट हो पाया, कितना परसेंटेज वो फ्री हो पाया गैंग से, हो गया डिग्री ऑफ लिबरेशन। परसेंटेज ऑफ रिकवरी, कितना परसेंटेज रिकवरी हम लोग को मिला मिनरल कंसनट्रेट से। ठीक है। 4 हो गया रेशियो ऑफ कंसनट्रेशन, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द फीड टू द वेट ऑफ द कंसनट्रेशन, वो हो गया रेशियो ऑफ द कंसनट्रेशन। ग्रेड जो हो गया, ग्रेड कितना है या ऐसे मतलब जो मिनरल का ग्रेड का क्या है। एनरिचमेंट रेशियो मतलब आप कितना अपग्रेड कर पाए, अभी कितना परसेंटेज आप फीड किए थे और कंसनट्रेट में आपको कितना मिला परसेंटेज, वो तो ऑब्वियसली वो उतना बढ़ के आएगा, वो एनरिचमेंट रेशियो होता है। उसके बाद हो गया जो रेशियो ऑफ कंसनट्रेशन एंड रिकवरी, कंसनट्रेशन रेशियो कितना होता है और रिकवरी क्या होता है। उसके बाद रिकवरी और ग्रेड का बीच में जो रिलेशन होता है, ये बार बार बता रहे हैं। अगर हम लोग को हाई रिकवरी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हम लोग को चाहिए, तो उसका ग्रेड थोड़ा सा वहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको रिकवरी ज़्यादा चाहिए तो आपका ग्रेड ख़राब होगा, अगर आपको ग्रेड अच्छा चाहिए तो आपका रिकवरी कम होगा। मतलब एक हो गया क्वालिटी, एक हो गया क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए तो क्वालिटी आपका कम होगा, अगर क्वालिटी अच्छा चाहिए तो फिर आपका क्वांटिटी ऑब्वियसली कम होगा। ठीक है। तो ये हो गया टोटल जो कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग तीनों वीडियो में बात किए, प्राइमरी कर्सर, सेकेंडरी कर्सर एंड ग्राइंडिंग के बारे में। और ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसको आप याद रखिए, ये हमेशा काम आएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गया टोटल वीडियो और टोटल कम्युनिकेशन वीडियो। तो अभी तक हम लोग का मिनरल प्रोसेसिंग का 4 वीडियो हो गया है। आई होप कि ये चारों वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा और आपको मिनरल इंडस्ट्री के बारे में, मिनरल प्रोसेसिंग के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान आपको मिला होगा। तो अगर अब वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई न्यू चैनल दैट इज़ फाइनेंस सोर्स। तो मिलते हैं अगला वीडियो में विथ इंडस्ट्रियल स्क्रीनिंग, जो स्क्रीन्स हम लोग यूज़ करते हैं अपना इंडस्ट्री में उसके बारे में। तो वो हो गया पार्ट 3। तो उसके बाद हम लोग धीरे धीरे एक बाय एक जो भी हम लोग का मिनरल प्रोसेसिंग का चीज़ है उसका हम लोग बात करेंगे, आपको बताएंगे। आई होप कि आप इसको सही तरह से समझ पा रहे हो और आपको बहुत अच्छा लग रहा हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।